हेलो एवरीवन, मैं हूं निधि गुप्ता एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नोटिफिकेशन 7 ऑफ 2022 जो भी रिसेंटली आया और जो 18 जुलाई कल से इफेक्टिव है, उसके बाद बहुत सारी कंट्रोवर्सीज थी। 25 किलो से ऊपर की पैकिंग पर जीएसटी लगता है कि नहीं, होलसेल पैकेजेस मेंट फॉर इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशनल कंज्यूमर, प्री पैकेज्ड कमोडिटी क्या होती है, इन सब के ऊपर बात करते हुए मैंने एक डिटेल्ड वीडियो इसी चैनल पर अपलोड किया था। लेकिन मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आई इस इशू को लेते हुए, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उन क्वेरीज का आंसर जो बहुत सारे लोगों के मन में है उसका जवाब एक वीडियो बना के दूं। सबसे बड़ी क्वेरी है, ये होलसेल पैकेज क्या है। किसी ने मुझसे कहा, मैडम मुझे लगता है कि होलसेल पैकेज सिर्फ वही है जिस पैकेज में आपने बहुत सारे रिटेल पैकेजेस पैक किए हैं। मैं 50 किलो बेसन की सप्लाई करता हूं, एक बोरी में डालकर 50 किलो बेसन मैं किसी इंटरमीडिएट को सप्लाई कर रहा हूं, वो इस होलसेल पैकेज में कवर्ड है कि नहीं? क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं वो कवर्ड नहीं है। सिर्फ होलसेल पैकेज में वही पैकेजेस आएंगे जिनके अंदर आपने यू हैव पैक्ड अ नंबर ऑफ रिटेल पैकेजेस। मेरी लीगल अंडरस्टैंडिंग में ये करेक्ट इंटरप्रिटेशन नहीं है। होलसेल पैकेज की डेफिनेशन दी है लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट में। उसका सेक्शन 2 जो डेफिनेशन सेक्शन है, उसके क्लॉज क्यू में बताया है होलसेल पैकेज क्या है। उसके अंदर 3 सब क्लॉज है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, जो ये कह रहे हैं कि होलसेल पैकेज मींस अ पैकेज जिसके अंदर नंबर ऑफ रिटेल पैकेजेस पैक्ड है। वो शायद सिर्फ फर्स्ट और थर्ड सब क्लॉज पढ़ रहे हैं। एक बार मेरे साथ सेकंड सब क्लॉज को पढ़िए। अ कमोडिटी sold to an intermediary in bulk to enable such intermediary to sell, distribute or deliver such commodity to the consumer in smaller quantities. बल्क में किसी इंटरमीडिएरी को आप सप्लाई कर रहे हो तो वो भी होलसेल पैकेज है। आप लूज 50 किलो बेसन एक इंटरमीडिएट को सप्लाई कर रहे हो तो वो भी एक होलसेल पैकेज है। सिर्फ नंबर ऑफ रिटेल पैकेजेस की एक पैकिंग ही होलसेल पैकेज नहीं है। बल्क लूज सप्लाई है तो वो भी होलसेल पैकेज है। तो अगर आप आटा, बेसन बल्क में सप्लाई कर रहे हो होलसेलर वगैरह को, तो वो होलसेल पैकेज है एज पर माय लीगल अंडरस्टैंडिंग। ये तो हुआ पहला क्वेश्चन। अब दूसरी क्वेरी ये आई कि होलसेल पैकेजेस पर डिक्लेरेशन देनी है। रूल 24 ऑफ पैकेज्ड कमोडिटी रूल्स 2004 के अकॉर्डिंग हम मान गए इस बात को। वो कहता है आपका होलसेल पैकेज है तो आपको क्लियर डिक्लेरेशन देनी है, नेम एंड एड्रेस ऑफ द मैन्युफैक्चरर, आइडेंटिटी ऑफ द कमोडिटी, उसका नेट वेट। लेकिन उसके साथ एक प्रोवाइजो दिया हुआ है। वो प्रोवाइजो कहता है, प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस रूल शैल अप्लाई in relation to a wholesale package। इस रूल में जो लिखा है वो उस होलसेल पैकेज पर अप्लाई नहीं होगा if a declaration similar to the declaration specified in this rule is required to be made on such wholesale packages by or under any other law for the time being in force।
अगर किसी होलसेल पैकेज पर किसी लॉ के अंडर ऐसी ही सिमिलर डिक्लेरेशन देने की रिक्वायरमेंट है तो उस होलसेल पैकेज पर ये रूल अप्लाई नहीं होगा। मान लीजिए आप किसी फूड आइटम की सप्लाई करते हैं जिस पर एफएसएसएआई की रेगुलेशन अट्रैक्ट होती है, तो एफएसएसएआई रेगुलेशन के अंदर आपको अपने उस फूड आइटम के पैकेज पर डिक्लेरेशन देना होता है, जो कि इस रूल की डिक्लेरेशन से तो बहुत ज्यादा और डिटेल्ड और स्पेसिफिक होता है। तो अब ये प्रोवाइजो कहता है कि अब आपके उस फूड आइटम के होलसेल पैकेज पर ये रूल अप्लाई नहीं होगा, आपको ये वाली डिक्लेरेशन वहां देने की जरूरत नहीं है। तो सवाल ये आया कि क्योंकि मेरे उस होलसेल पैकेज पर एफएसएसएआई की रेगुलेशन लग रही है, मुझे वो डिक्लेरेशन देना है, तो मुझे यहां डिक्लेरेशन देने की जरूरत नहीं है, राइट? तो इसका मतलब मेरे अब लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के अंदर रिक्वायरमेंट खत्म हो जाती है डिक्लेरेशन की। इसलिए अब मेरे उस पैकेज पर जीएसटी नहीं लगेगा, मैं नोटिफिकेशन की लैंग्वेज से बाहर हो जाता हूं। इस पर डाइवर्जेंट व्यूज हो सकते हैं। मेरा लीगल ओपिनियन कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। आपके होलसेल पैकेज पर मान लीजिए एफएसएसएआई की रेगुलेशन लगती है, वहां आपको डिक्लेरेशन देना है, ट्रू, तो आपको यहां इस रूल 24 के डिक्लेरेशन देने की जरूरत नहीं है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी इस लॉ के अंदर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है डिक्लेरेशन की। अब आप पर ये लॉ अप्लाई नहीं हो रहा तो अब आप पर जीएसटी नहीं लगेगा। इसका मतलब ये है कि ये प्रोवाइजो से ये कह रहे हैं कि वो किसी और लॉ के अंदर अगर आपको सिमिलर डिक्लेरेशन देनी है तो उसे वो यहां वैलिड डिक्लेरेशन मान रही है, इसलिए आपको रूल 24 के ये डिक्लेरेशंस अपने पैकेज पर देने की जरूरत नहीं है। आपकी रिक्वायरमेंट लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के अंदर डिक्लेरेशन देने की बनी रहती है, सिर्फ वो किसी और लॉ के अंदर दिए डिक्लेरेशन को वैलिड मान रही है। तो आप नोटिफिकेशन की लैंग्वेज में कवर्ड हो और उस पैकेज पर जीएसटी लगेगा। किसी और का लीगल ओपिनियन मेरे ओपिनियन से डिफर कर सकता है, तो यहां पर मैं यही कहूंगी, आप कोई भी लीगल ओपिनियन फॉलो करें, वो आपकी चॉइस है, लेकिन प्लीज बी वेरी केयरफुल कि आप किस ओपिनियन को फॉलो करते हो, क्योंकि यहां इंपॉर्टेंट ये नहीं है मैं लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट में कवर्ड हूं कि नहीं। हम बात कर रहे हैं जीएसटी की, हम टैक्स की बात कर रहे हैं, और वो भी इनडायरेक्ट टैक्स की। अगर 5 साल 10 साल बाद डिपार्टमेंट ने ये व्यू ले लिया कि आपका होलसेल पैकेज इस नोटिफिकेशन में कवर्ड है और आप पर डिमांड रेस कर दी, तो उस टैक्स की लायबिलिटी किसके ऊपर होगी? उस टैक्स के बर्डन को कौन बियर करेगा, कौन भुगतेगा? ये इनडायरेक्ट टैक्स है। तो प्लीज बी वेरी केयरफुल, आप किसी भी लीगल ओपिनियन को फॉलो करें उससे पहले। अब एक और क्वेरी है फूड ग्रेन्स, गेहूं, चावल, चना, इनकी सप्लाई के रिगार्डिंग। इन ग्रेन्स की सप्लाई जनरली होती कैसे है? इन ग्रेन्स की सप्लाई पर इस नोटिफिकेशन के इम्प्लीकेशन को समझने के लिए हमें देखना होगा एक्चुअल में इनकी सप्लाई होती कैसे है। गेहूं के एग्जाम्पल से समझते हैं। एक गेहूं की खेती करने वाला किसान है, वो अपनी गेहूं मंडी में लेके जाता है और कच्चे आड़ती के सामने उसकी ढेरी लगा देता है। अब वो जो गेहूं का ढेर है, जो खुले में गेहूं पड़ी है, उसका ऑक्शन होता है।
एक परचेजर उस गेहूं को खरीद लेता है। अब वो अपना पैकेजिंग मटेरियल, जूट पैकिंग, देसी भाषा में जिसे बारदाना कहते हैं, वो देता है। मान लीजिए ये गेहूं की सप्लाई की स्टेज 1 है। किसान खेत से गेहूं लाया और मंडी में एक परचेजर ने ऑक्शन में उसे खरीद लिया। इस स्टेज 1 पर तो देयर इज नो डाउट कि कोई जीएसटी नहीं लगेगा। परचेजर ने गेहूं ऑक्शन में खरीदी जो खुले में थी, ओपन, वो पैक्ड थी ही नहीं, वो प्री पैकेज्ड कमोडिटी थी ही नहीं, तो इस स्टेज पर तो कोई जीएसटी नहीं लगेगा। अब वो परचेजर इस गेहूं को जिसने खरीदा है वो उसे स्टॉक कर लेता है। अब सवाल ये है, वो जो गेहूं स्टॉक्ड है बोरियों में, वो प्री पैकेज्ड कमोडिटी है कि नहीं है? एक बायर उसके पास गेहूं खरीदने आता है, वो गेहूं कैसे खरीदता है? बहुत सारी वैरायटी की गेहूं पड़ी है, अनब्रांडेड है, कोई ब्रांड वगैरह तो है नहीं, बहुत सारी क्वालिटी है। तो बायर गेहूं खरीदने से पहले सैंपल ड्रॉ करता है, चॉइस करता है गेहूं की, और फिर गेहूं खरीदता है। वो परखी मार के सैंपल निकालता है, चूज करता है और फिर उस गेहूं को खरीदता है जो उसे पसंद आती है। तो मेरी लीगल अंडरस्टैंडिंग में ये प्री पैकेज्ड कमोडिटी की सप्लाई नहीं है। बायर ने चॉइस करके सैंपल से फिर गेहूं खरीदी। इसे एक और एग्जांपल से समझते हैं तो शायद और क्लियर हो जाएगी बात। चावल ब्रांडेड भी होते हैं, अनब्रांडेड भी होते हैं। अनब्रांडेड चावल है, बायर आएगा, हाथ में लेगा, उसकी लंबाई देखेगा, खुशबू देखेगा और फिर चॉइस करके उस चावल को खरीदेगा। लेकिन वही अगर ब्रांडेड चावल है, पैक्ड है और उस पर ब्रांड है लिखा हुआ है, तो बायर उस ब्रांड की वैल्यू पर रिलाई करते हुए, उस ब्रांड वैल्यू के बेसिस पर, दावत का है, बासमती है, उसको, उस पैकेज को खरीद कर ले जाएगा। तो वो जो ब्रांडेड चावल बिका एज इट इज पैकेज्ड फॉर्म में, वो तो प्री पैकेज्ड कमोडिटी की सप्लाई है। लेकिन जहां बायर ने सैंपल लिया, उसको चॉइस किया, उसको फिर खरीदा, वो मेरी लीगल अंडरस्टैंडिंग में प्री पैकेज्ड कमोडिटी की सप्लाई नहीं है। अब जीएसटी के पर्पस के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेबल्ड है अनलेबल्ड है। अब सवाल इंपॉर्टेंट ये हो जाएगा कि वो आपकी आइटम प्री पैकेज्ड कमोडिटी है कि नहीं है। आप ये डिटरमाइन करिए कि जो आप सप्लाई कर रहे हैं वो प्री पैकेज्ड है कि नहीं है, और इसका जवाब केस टू केस डिपेंड करेगा। हर केस के अपने अलग फैक्ट्स होंगे और उस फैक्ट्स पे डिपेंड करेगा कि आपकी आइटम प्री पैकेज्ड कमोडिटी है कि नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने एक गुड़ का सवाल पूछा, जैगरी का। गुड़ जनरली किसी स्टैंडर्ड पैकिंग में नहीं होता, और जब कोई खरीदार आता है तो वो उसको चॉइस करके खरीद कर लेके जाता है, देख कर, परख कर। तो आई डोंट थिंक वो प्री पैकेज्ड कमोडिटी है। फिर भी लास्ट में यही कहूंगी कि एग्जैक्ट जवाब हर केस के अपने फैक्ट्स पर डिपेंड करेगा। लेकिन अब हमें सवाल पता चल गया है कि हमें सवाल करेक्ट क्या पूछना है, कि हमारी आइटम प्री पैकेज्ड कमोडिटी है कि नहीं है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो काफी लोगों के मन में थे, तो मैंने कोशिश की है कि उसे यहां आंसर कर सकूं। आई होप इससे आपकी कुछ हेल्प हो, आपको इससे एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले। इसके बावजूद भी आपके कुछ डाउट्स रह जाते हैं, कुछ क्वेरीज है,
तो आप मुझसे वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और यू कैन अदरवाइज ऑल्सो रीच मी। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपकी सारी क्वेरीज को मैं आंसर कर सकूं। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय।